गिरावट आ रही है वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन के साथ आ रही है। बाजार पर दबाव ऑफ कोर्स रियल एस्टेट, एफएमसीजी, फार्मा और आईटी शेयरों की तरफ से आया। दिग्गजों में रिलायंस, बीएचईएल, एनटीपीसी और ओएनजीसी में 1 से 2% की गिरावट दिखी। टोबैको प्रोडक्ट पर एक्साइज लगाने की खबर से आईटीसी टूटा और साथ ही डीजल गाड़ियों पर टैक्स की खबर से ऑटो शेयर भी गिरे। खासकर महिंद्रा एंड महिंद्रा ये निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल था, 4% टूट गया। साथ ही डिफेंसिव माने जाने वाले फार्मा शेयरों में भी 2 से 4% तक की आज गिरावट दिखी। खराब नतीजों की वजह से अदानी पावर, बॉम्बे डाइंग की काफी पिटाई हुई। बीएल कश्यप प्रोविडेंट फंड इन्वेजन के आरोप में 20% तक गिर गया। ये था बाजार का हाल। अब बात करेंगे कि बाजार में आगे क्या करना चाहिए। हमारे साथ हैं sptulsian.com के एसपी तुलसियान। तुलसियान जी, आपका स्वागत है। जिस समय लग रहा था कि शायद बाजार सपोर्ट ले लेगा, टिक जाएगा इन लेवल्स पे, अचानक वॉल्यूम के साथ गिरावट, इसका क्या मतलब निकलता है? क्या बाजार में वीकनेस है? क्या बाजार और नीचे जा सकता है? देखिए जॉयनिल, जो आज की खास करके गिरावट आई जो सेकेंड हाफ में दोपहर में, एक्चुअली यहाँ से इतनी ज़्यादा अनिश्चितता थी कि कोई भी इस पर कॉल लेना बड़ा मुश्किल था। आपने बिल्कुल सही कहा, जब बाजार खुला तो ऐसे लगा कि जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स थोड़े सेटल हो रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे एशियन मार्केट्स हो, हमें कहीं ना कहीं लगा कि शायद अब शॉर्ट सेलर के लिए यहाँ से कोई इंसेंटिव ना हो कि और ज़्यादा शॉर्ट्स करे। जिस हिसाब से हम अब तक सिर्फ एक बात करते थे रेट सेंसिटिव, और खास करके अगर आप देखें तो रियल एस्टेट और बैंकिंग, इन दो सेक्टर की पिटाई हो रही थी। अब उसके बाद में जो आज एक नए सेक्टर्स उभर के आए जिसमें आईटी और एक तरह से फार्मा, ये जो दो डिफेंसिव सेक्टर माने जा रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं डिलीवरी बेस्ड सेलिंग जो है, लार्ज इन्वेस्टरों को उन्हें लगता है कि हमें जहां पे पैसा मिल रहा है उससे निकलिए, सिट ऑन कैश, और शायद वो आपको आगे अपॉर्चुनिटी दे। तो ऐसे माहौल में अनिश्चितता काफी बढ़ गई है। अब आपके लिए सवाल है कि ट्रेडर और निवेशक दोनों के लिए अलग अलग रुख का अख्तियार करना बहुत जरूरी है। ट्रेडर के लिए तो यहां से ये होगा कि वो जितनी कम ट्रेडिंग करे उतना बढ़िया, क्योंकि देखिए ऐसे में आप कोई भी कॉल नहीं ले सकते। अगर आपको मैं कहूं कि 5400 का सपोर्ट था वो टूटा, अब इसके बाद में है 5300 का सपोर्ट, उसके बाद में 5200 का, तो एक तरह से अपने आप को इस कहते हैं ना समझाने वाली बात है। तो या तो आप टाइट स्टॉप लॉस से काम करिए, अगर आप टाइट स्टॉप लॉस से भी करते हैं 1-1.5% में, तो वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, उसके बाद में बाजार मूव करेगा। तो ट्रेडिंग आप पोजीशन जितनी कम रखें उतना बेटर होगा। अब रहा सवाल निवेशक के लिए, तो निवेशक के लिए कम से कम एक पोर्टफोलियो चर्न करने के लिए, पोर्टफोलियो रीशफल करने के लिए बहुत बढ़िया मौका है कि जिस हिसाब से फ्रंटलाइन स्टॉक्स आप देखिए, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे आईटी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे फार्मा हो, वहां पे कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता है कि आप वीक स्टॉक्स भी हो सकता है आपके 40% टूटे हों, तो फ्रंटलाइन जो है वो भी कम से कम 20-25% टूटे हैं। तो ऐसे में अगर आप अपनी नीति अपनावें कि मैं पोर्टफोलियो को रीशफल करूंगा और हेल्दी स्टॉक्स या फ्रंटलाइन स्टॉक्स में मैं मूव करूंगा, तो शायद ये स्ट्रेटेजी जो है निवेशक के लिए ठीक हो। जो निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका सजेशन होगा? निफ्टी कितना नीचे जाता वो दिखता है? क्या रेंज हो सकता है निफ्टी के लिए? देखिए जॉयनिल, जैसे मैंने बताया कि आज अगर आप पूरा एक माहौल लें कि मैं अगर अगस्त सीरीज की बात करूं तो मुझे लगता है कि 5200, जो पहले से एक था कि 5200 से 5700 का एक रेंज पकड़ना चाहिए, लेकिन हो सकता है शायद कोई ट्रेडर के लिए ये हो कि 500 पॉइंट की रेंज जो है काफ़ी बड़ी है, इतनी बड़ी रेंज में प्ले करना। लेकिन वर्तमान हालात में अगर आप देखें तो 5200 में फिलहाल अभी भी कहूंगा कि 5200 का जो है एक सपोर्ट लगता है निफ्टी का। जिस हिसाब से वीकनेसेस हैं, जिस हिसाब से वैल्यूएशंस हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा, चाहे फिर आईटीसी हो, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या एसबीआई हो, जितने भी हेवी वेट्स हैं जिस हिसाब से उनमें वैल्यू इरोजन हुआ है, यहाँ से फर्दर फॉल जो है बहुत कम दिखाई देता है, 2 से 3% का। और उससे अगर आप ट्रांसलेट करें तो मेरे हिसाब से 5200 का जो है एक सपोर्ट कम से कम आप सीरीज के लिए, मैं नियर टर्म नहीं कहूँगा, एक सीरीज के लिए भी अगर आप एक 5200 का सपोर्ट मान के चले तो वो उचित होगा। ऑटो में जैसा आप भी बात कर रहे थे, आज थोड़ा सा धक्का लगा, और खासकर महिंद्रा एंड महिंद्रा को, क्योंकि डीजल गाड़ियों की अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है उनमें। अगर ऐसा एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी जाती है डीजल गाड़ियों पर, तो आपको क्या लगता है, क्या डाउनसाइड रिस्क और बढ़ जाएगा? शॉर्ट साइड में रहने में फ़ायदा है? देखिए जहां तक सरकार का जिस हिसाब से है कि एक्साइज जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कलेक्शन में कमी है, नंबर 1। नंबर 2, जिस हिसाब से ऑयल फ्रंट पे सरकार कोशिश कर रही है, चाहे वो गैस के में हो कि रैशनिंग करे, इवन डीजल में हो,
सरकार ये डेफिनेटली खुश नहीं कि डीजल जो है ऐसे वाले डीजल वाली गाड़ियों को सब्सिडाइज करे जहां पे काफी ज्यादा सब्सिडी का बर्डन सरकार पे आता है। तो ये बात तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपको एक्साइज का जो है बढ़त आने वाले समय में देखने को मिलेगी इन ऐसी गाड़ियों पे। और चूंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का काफी ज्यादा प्रेजेंस है, एसयूवी में आप देखें उनका काफी ज्यादा प्रेजेंस है, तो ये जो कंपनी का अगर आपका वॉल्यूम जो वैसे कि अगर आपको एक वॉल्यूम पे एक स्टेग्नेशन था, वहां पे एक डी ग्रोथ आएगी। एक आप ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेग्नेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद में अगर डीजल के प्राइस, डीजल में एक्साइज बढ़ती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो डी ग्रोथ करेगी। और ऐसे में M&M के लिए है जो है शॉर्ट अगर आप हैं तो शॉर्ट बने रहने में, अगर आपके पास डिलीवरी तो प्रॉफिट बुकिंग करने में भी कोई हार्म नहीं है। क्योंकि बजाज ऑटो, M&M या मारुति, जब हम देखते हैं कि स्टीप करेक्शन आता है तो जो शेयर आज 680 के आसपास है, हो सकता है 630 635 के आसपास भी आ जावे, जहां पे और जैसे ये फेयर बढ़े या जैसे ये डीजल गाड़ियों पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की खबर आए तब तक। ये बताइए कि आईटीसी में भी क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी बात हो रही है कि टोबैको पे जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, तो ये भी आज कमज़ोर था। क्या इसमें खरीदारी बनती है लो लेवल पे या नहीं? आईटीसी पे डेफिनेटली खरीदारी बनती है, क्योंकि आप देखिए अगर सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है, जो एक इतिहास रहा है, जिस हिसाब से हमने वॉल्यूम ग्रोथ भी देखा, जो Q1 का रिजल्ट आया था कंपनी का, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ उन्होंने दिखाई, जो सिगरेट के में करीबन 16% की ग्रोथ। तो अगर कहीं पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है तो शायद कंपनी अपनी मार्जिन को इंटैक्ट रख सकेगी, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, कंपनी ने अपने मार्जिन को मेंटेन किया। यहाँ पे सिगरेट पे अगेन एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज उस वक्त जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस थे, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको कोई टच नहीं किया। तो अगर ये चीज का एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है, आईटीसी जो आज के जो इस डर से 200 के आसपास आ गया था, अगर वहां पे वो शेयर लुढ़क के 190 तक आए तो मेरे हिसाब से वो खरीदारी के काफी अच्छे मौके बनते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में क्या किया जाए? एक तो कच्चा तेल नरम हो रहा है, उसका फायदा मिल रहा है, और दूसरा वित्त मंत्री की तरफ से भी काफी सारे स्टेटमेंट्स आई हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज खरीदारी देखने को मिली जब पूरा बाजार टूट रहा था, क्या करेंगे? देखिए, वित्त मंत्री के स्टेटमेंट्स का मैं कहूंगा कि शायद कम उसका फोर्स हो, लेकिन अगर आप देखिए कि जिस हिसाब से हम ग्लोबल कंसर्न्स की बात करें, जो कि ग्लोबल जो है ग्रोथ नहीं आएगा, तो सीधा का सीधा ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कमोडिटीज जो है सबसे ज्यादा करेक्ट होंगी। क्योंकि अगर आप डी ग्रोथ या अगर आप ग्लोबल रिसेशन की बात करते हैं, ग्लोबल वीकनेस की बात करते हैं, तो कमोडिटी का जो है ऑफटेक कम होगा। इसमें कच्चे तेल का, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी $113 के आसपास आ चुका है, अगर ये और ज्यादा होता है तो इनका सीधा फायदा वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को मिलता है। सरकार अपनी तरफ से डेफिनेटली प्रयास कर रही है कि ऑयल सब्सिडी को कर्टेल किया जाए, लेकिन जहां पे क्रूड का फॉलिंग होते हुए देखेंगे वहां पे शायद सरकार भी थोड़ा सा अपना रुख को है नरम करेगी, लेकिन इसका सीधा फायदा जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी को सिर्फ क्रूड प्राइस की नरमी से ही आता हुआ दिखाई देगा। और जिस हिसाब से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि क्रूड आने वाले समय में और ज्यादा वीक हो सकता है, जो डायरेक्टली वैसे तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को हेल्प करेगा, हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, हमारी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करे, लेकिन इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव है, ऑयल मार्केटिंग और एयरलाइंस कंपनी। इसीलिए आप देखिए HP, BP, IOC, जेट एयर, किंगफिशर, ये सारे के सारे आपको पॉजिटिव आज इस बाजार में होते हुए दिखाई दिए। क्या आप फार्मा को लेंगे, क्योंकि ये डिफेंसेस माने जाते हैं और आज इनमें सेल ऑफ आया, जैसा आप भी कह रहे थे, क्या खरीदारी का मौका है या नहीं? सिलेक्टिव बाइंग आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। और जिस हिसाब से आज हमने करेक्शन देखा सन फार्मा और रेनबैक्स ही, वैसे तो सारे के सारे फार्मा शेयर्स करेक्ट हुए, लेकिन अगर ये दो स्टॉक्स पे मैं जो है और वीकनेस आए 2 से 3% के, तो वहां पे डेफिनेटली बाइंग का एक मौका दोनों स्टॉक्स में बनता है। चलिए, तो फिलहाल एक मौका बनता है, उनको लग रहा है कि फिलहाल फार्मा शेयर ऊपर आप नजर रख सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद SP तुलसियान बताएंगे कुछ ऐसे शेयरों के बारे में जिनमें पैसे लगाकर आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। बने रहिए हमारे साथ स्टॉक टॉक में। जिंदगी के हसीन पलों के लिए सफायर डायमंड ज्वेलरी, सफायर डायमंड ज्वेलरी, लैंग्वेज ऑफ लव। कविता, 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 कविता। हेलो, क्या कर रहा है? मैच देख रहा हूँ। अच्छा, मैच देख रहा है? स्कोर क्या हो गया? अभी ड्रिंक्स ब्रेक है ना, तो हम बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं? बैटिंग। बच्चों, बैटिंग कौन कर रहा है, सविता भाभी या कविता भाभी? हेलो। टाटा स्काई का नया फोन ऐप। अब फोन को बनाओ टीवी और सेट टॉप बॉक्स का रिमोट, और ये भी जानो दोस्त टीवी पे क्या देख रहे हैं। शिक्षा की ये पैरेलल कमर्शियल व्यवस्था नष्ट कर देगी सब कुछ। न रुके, न झुके,
सब सही, बढ़ते रहे। सेंचुरी प्लाई शिक्षा के आदर्शों को सलाम करता है। आरक्षण सिनेमा घरों में 12 अगस्त से। Without you, Martin Luther King would not go down in history. And Gandhi might just be someone who fought injustice. Without you, there would still be two Germanys. And apartheid would rule South Africa. Without you, women would never vote. A black man would never be president of America. And democracy would just be a word in the dictionary. Without you, no great thing would be possible. Because history is made only when you participate. ICICI Lombard Health Insurance and CNBC TV 18 present India Healthcare Awards 2011. 21st century economy will be driven by healthcare industry. It is very important that right kind of policies are made in our country so that healthcare industry blossoms. Today healthcare doesn't even reach 10% of the country's population. We have to come up with the newer innovations so that the country will become healthy as well as affluent. Nominations open for all hospitals. For details, log on to hca.moneycontrol.com or SMS HCA to 51818. Presented by ICICI Lombard Health Insurance. Research partner IMRB. Media partner Modern Medicare. Captive media partner Live Media. Outdoor partner Zenith Outdoor. मैं गौरिका चौधरी आपकी दोस्त और राजदार हाजिर हूँ लेकर सबका सपना मनी मनी। किसी भी शादी का एक बड़ा हिस्सा होता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो आप दोनों ये मिलजुल कर करते हैं। अभी ज्यादा सपोर्ट इनसे मिलता नहीं है। सारे खर्चे पूरे करने के बाद तकरीबन 50% आप बचा लेते हैं। ये पैसा लगाते कहाँ हैं? कहीं। आपके पास किसी तरीके का इमरजेंसी फंड नहीं है तो 1 मिनट के लिए तो मैं चौंक गई। इतनी ज्यादा पूंजी आपने केवल फिक्स डिपॉजिट में ही उतार दी। यही मुझे सबसे सेफ और सुरक्षित निवेश लगा। हम कोशिश करते हैं आपकी उन परेशानियों से आपको निजात दिलाने की जो सरोकार रखती हैं आपके पैसे से। हमारे साथ बने हुए sptulsian.com के SP तुलसियान। अब वक्त है उनके पसंदीदा शेयरों के बारे में जानने का। तुलसियान जी को पसंद है रूबी मिल्स, सोलर इंडस्ट्रीज और श्रीराम ट्रांसपोर्ट। क्यों, किस तरह के रिटर्न देंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। तुलसियान जी, सबसे पहले रूबी मिल्स, क्या यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट की खबरें हैं? किस लिए आप इसको चुन रहे हैं और किस तरह का टारगेट मिलेगा? देखिए, रूबी मिल की जो प्रेजेंस है वो टेक्सटाइल में ही, इन्होंने अपना जो प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल ऑपरेशंस वो खापोली में शिफ्ट किया। लेकिन मेरा टेक्सटाइल पे बिल्कुल भी पॉजिटिव व्यू नहीं है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी अपने आप को टर्नओवर एक टेक्सटाइल कंपनी दिखाने के हिसाब से ये सारे के सारे ऑपरेशन शिफ्ट किए हैं। अब आप इसके आइए, इसके पास दादर में जो करीबन 11 एकड़ की जो लैंड प्रॉपर्टी है, इसमें से इन्होंने करीबन 3 एकड़ जो लैंड है 12,200 स्क्वायर मीटर, उस पर डेवलपमेंट का काम जो है रिसेंटली कंप्लीट किया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। उसका जो है लीज पे लगना शुरू होगा। उसमें कंपनी ने कोई बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि जॉइंट डेवलपमेंट के क्या टर्म्स हैं, कितना प्रॉपर्टी कंपनी के पास रहेगी, कितना उसका शेयर्स उनके पास आएगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि इसकी जो ओनरशिप है वो कंपनी के पास बनी रहेगी। और ये देखिए, अगर आप FY11 में देखें तो कंपनी के पास करीबन 70 करोड़ से ऊपर उस प्रॉपर्टी की तरफ से इनकम आती हुई दिखाई दी। इसीलिए कंपनी ने 150 रुपए का EPS जो है FY11 में दर्शाया है। कंपनी की इक्विटी काफी छोटी है और डेट फ्री है। अब मैं अगर आगे चलूं तो आने वाले समय में, जैसे मैंने बताया कि दिसंबर तक जो है कंपनी की करीबन जो 6 से 7 लाख स्क्वायर फीट, जो मेरा अनुमान है, उन्होंने 32,000 स्क्वायर मीटर डेवलप किया। उसे आप सेलेबल एरिया या लीजेबल एरिया को अगर आप कन्वर्ट करें तो करीबन 6 से 7 लाख स्क्वायर फीट है। इसकी रेंटल इनकम उन्हें जो है दिसंबर से इस साल के दिसंबर से आनी शुरू होगी। यानी FY12 में करीबन 3 महीने और FY13 में मुझे लगता है कि इनको काफी बड़ी रेंटल इनकम मिलेगी, जो अपने आप में इनका
कंसिस्टेंट ईपीएस, क्योंकि जो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी इन्होंने डेवलप की है वो एक तरह से प्रोडक्टिव रेंटल इनकम इनको शुरू कर देगी। तो FY 13 से इनका 300 रुपए का जो है अर्निंग पर शेयर शुरू हो सकता है। प्लस जो कंपनी की मॉनेटरी जो प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो अपने आप में आप करीबन 1800 से 2000 करोड़ के आसपास आंक सकते हैं। शेयर जो है 400 करोड़ का मार्केट कैप पे चल रहा है। आने वाले समय में इसमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, लेकिन फिर भी मैंने शेयर का 3 महीने में 1200 रुपए का टारगेट दिया है, जो शेयर में वर्तमान में 1000 रुपए के आसपास चल रहा है। चलिए, तो 1000 रुपए से 1200 रुपए जा सकता है 3 महीने के अंदर फिलहाल ये पॉसिबिलिटी है, तो रूबी मिल्स पर आप दाव लगा सकते हैं। साथ ही सोलर इंडस्ट्रीज को भी आपने चुना है, काफ़ी सारे प्लांट्स भी हैं और सिर्फ भारत नहीं बाहर भी इनकी प्रेजेंस है, विदेश में भी। क्या करें यहाँ पर? ये देखिए, एक तो एक्सप्लोजिव बनाते हैं और इनिशिएटिंग डिवाइस बनाते हैं, यानी इनका जो एक तरह से आप कहते हैं कि जितना भी जो यूज़ है वो है खास करके माइनिंग, इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन में। और इनके 16 प्लांट है 8 स्टेट्स में, और अभी अपना यूरोप और अफ्रीका में काफ़ी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। हमें पता है कि अफ्रीका में काफ़ी माइनिंग वर्क होता है, तो जहाँ पे एक्सप्लोजिव का एक तरह से कंजम्पशन होता है। अब अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखें FY 11 में, तो इन्होंने 750 करोड़ का टर्नओवर दिखाया, करीबन 75 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट दिखाया, जो ट्रांसलेट करता है EPS करीबन 45 रुपया। मेरा अनुमान है कि FY 11 में कंपनी करीबन जो है 30% का टॉप लाइन में ग्रोथ दिखाएगी और करीबन 25% का बॉटम लाइन में ग्रोथ दिखाएगी, जो हमें Q1 के रिजल्ट से भी इंडिकेशंस मिलता है। टॉप लाइन 1000 करोड़ को क्रॉस करेगी और EPS जो है वो तकरीबन आप समझ सकते हैं 55-56 के आसपास आएगा। अब आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है। 75% प्रमोटर के पास है, 3 फंड्स जो है 15% लेके बैठे हुए हैं और फ्लोट जो है करीबन 8 से 10% का पब्लिक में है। तो कंपनी काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, आगे ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई देता है, डेट फ्री कंपनी है। इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा लॉन्ग टर्म इस स्टॉक पे है कि साल भर में शेयर जो है 1000 रुपए को छू सकता है। लेकिन जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, जिस हिसाब से बाजारों में अनिश्चितता है, इनको देखते हुए मैंने शॉर्ट टर्म टारगेट इसका दिया अगले 3 महीने में 800 रुपए का। तो अगले 3 महीने में 800 का भाव आ सकता है फिलहाल, तो ये आपको दे सकता है बेहतरीन रिटर्न। तीसरा स्टॉक आपने चुना है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर क्या डेवलपमेंट है और यहाँ पर क्या टारगेट आप देंगे? देखिए, जिस हिसाब से रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जो हैं जॉइनली जो करेक्ट हुए हैं पिछले करीबन 15 दिनों में, मुझे लगता है कि शेयर जो है बॉटम आउट हो चुका है। वर्तमान में शेयर करीबन 593-94 के आसपास चल रहा है। अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखें कि पूरे साल में इन्होंने करीबन 54-55 रुपए का EPS दिखाया था। इसकी ये लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल फाइनेंशियर्स कंपनी है। करीबन इनके 500 आउटलेट्स जो कहते हैं ना 500 ऑफिसेज और सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप इनका फर्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने करीबन 15.5 रुपए का 15 रुपए 50 पैसे का EPS दिखाया। अगर मैं इसी को एक्स्ट्रापोलेट करूं, जिस हिसाब से कंपनी ने अब रिसेंटली NSD अपना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को इशू किया, कंपनी के जो आने वाले समय में परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। 58 से 59 रुपए तक का EPS FY 12 में दिखा सकते हैं। इसका मतलब शेयर आपको तकरीबन 9 के PE मल्टीपल पे मिलता है और बुक वैल्यू जो इनकी जो होगी प्राइस टू बुक में अगर कैलकुलेट करो 31 मार्च 2012 को, तो वो करीबन 2.15 पे बैठता है। अगर आप इसी स्पेस में दूसरी जितनी भी कंपनियां देखें, जैसे रिसेंटली L&T फाइनेंस आई, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, ये सारी की सारी कंपनियां जो है करीबन 2.3-2.4 के प्राइस टू बुक पे चल रही है और PE मल्टीपल उनका जो है वो करीबन 10 के आसपास है, 10 प्लस 10, 10, 11, 12 के आसपास। तो इस स्पेस में लार्जेस्ट और दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर का 41% है, FIIs का और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों का करीबन जो है 45% का इसमें स्टेक है, 45 से 48%। तो मुझे लगता है कि शेयर बॉटम आउट हो चुका है और 660 का मैंने टारगेट जो है अगले 3 महीने में इस पे कॉल दिया है जी। तो 660 रुपए का टारगेट आपको 3 महीने के अंदर फिलहाल श्रीराम ट्रांसपोर्ट दे सकता है। तो ये है फिलहाल तुलसियान जी की पसंद के शेयर, लेकिन हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक। इस ब्रेक के बाद तुलसियान जी देंगे आपके सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ स्टॉक टॉक में। सपना जरूर देखना चाहिए। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव, यहीं से मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखने शुरू किए। एवरेस्ट क्लाइंब किया था 27 साल पहले। जरूरी आप अचीव करते हैं तो आप दूसरों को भी वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान करिए। टाटा स्टील में रह के मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिली। माउंटेनियरिंग के द्वारा लीडरशिप, पहाड़ चढ़ते हैं तो एक नया जीवन, कैन डू स्पिरिट, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज भी इस देश में लाखों बच्चे बिजली के बिना पढ़ रहे हैं। उनकी जिंदगी में रोशनी लाओ, हाथ उठाओ और लिखो। रोटोमैग, लिखो इंडिया की नई पहचान।
हंसते हंसते कट जाए रास्ते, आसमां छूने को तरसते, आंखों से कई सपने बरसते। नया मैक्सिमम मिनी वैन। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, मंजिलों की तरफ चले, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। महिंद्रा मैक्सिमम मिनी वैन। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। आज फिर से वो मुस्कुराएगी, आज फिर से सबकी नजर उन पर जाएगी, आज फिर से वो कहेगी मुझे जिंदगी से प्यार है। बंसल डायमंड्स, जिंदगी वाकई हसीन है। बंसल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। सभी प्रकार की ज्वेलरी होलसेल रेट पर खरीदने के लिए संपर्क करें। Let your peers banter on social sites. You can create them. Lime Season 3 invites future leaders. Hindustan Unilever Limited and CNBC TV 18 Lime Season 3. Register now. A new era has begun that goes beyond the style of smartphones. Introducing the world's sleekest smartphone, the LG Optimus Black, with the brightest Nova display, innovatively brighter, slimmer, lighter, and fastest on Reliance 3G. LG Optimus Black. हमारा काम एक ही है, कंपनीज को स्टडी करना और कंपनीज का अर्निंग क्या होगा नेक्स्ट 2 साल में वो स्टडी करना। Good economic news, everything to fall in place. And that I think is unlikely. India will still remain the most growth economy in the world. इन्वेस्टर के लिए हरदम एसेट एलोकेशन सोचना चाहिए। A person should have at least 5 to 10% of his portfolio in gold. बाजार के महारथी जो सबसे पहले आते हैं सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं sptulsian.com के SP तुलसियान से। अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ लुधियाना से महेश तोमर मौजूद है। महेश, पूछिए, क्या आपका सवाल? जी सर, JSW स्टील के बारे में पूछना चाहता हूँ। 65 शेयर हैं सर, 765 के एवरेज पे। ठीक है, ये आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे या शॉर्ट टर्म के लिए? सर लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए थे, लेकिन अभी होल्ड कर सकता हूँ 2 से 2.5 साल। आज काफी खबरों में भी रहा तुलसियान जी, और उनका थोड़ा सा नुकसान बढ़ रहा है, अब इनको नर्वसनेस हो रही है, क्या किया जाए? देखिए महेश जी, चूंकि आप दोनों तरफ ओपन है कि आप लॉन्ग टर्म भी रह सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म भी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी आपको ये सलाह होगी कि जिस हिसाब से हम स्टॉक्स में न्यूज़ कहिए या इवेंट कहिए या थोड़ा सा टेक्निकल फैक्टर्स कहिए, जैसे कल शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा गया था, आज शेयर करेक्ट होकर करीबन 25 रुपये करेक्ट होकर 685 पे बंद हुआ। मेरी आपको सलाह होगी कि आप फिलहाल एक शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेके बने रहिए। शेयर में कोई बहुत ज़्यादा, बिकॉज जो कर्नाटका आयरन ओर का स्कैम का जो मुद्दा आया था उसको आज कंपनी ने रिफ्यूट किया है। वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना कि इंटेंसिटी जो है कि स्कैम की, जो पहले जितना डर था 2-3 दिन पहले जब रिपोर्ट आई, उसके बाद से इंटेंसिटी थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अगर आप एक 2 से 3 महीने का अपना व्यू रखते हैं तो आपको अपनी कॉस्ट प्राइस दिखाई दे सकती है। उस वक्त आप अपने डिसीजन को फिर से रिव्यू करिए कि क्या करना है, मुझे लॉन्ग टर्म बना है या शॉर्ट टर्म। बिकॉज अगर कंपेरेटिव बेसिस में देखूं, इसको कंपेयर करूं मैं भूषण स्टील या फिर स्टील अथॉरिटी या फिर टाटा स्टील, इन सभी में अगर मैं देखूं तो मुझे भूषण स्टील जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो या तो आप ये हो कि आज का आज आपको भूषण स्टील में शिफ्ट होइए, लेकिन लॉस बुक करना कहता है ना कि बहुत मुश्किल काम होता है, तो फिलहाल 2 महीने के हिसाब से आप इसको होल्ड करिए और उस वक्त फिर से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करिएगा। चलिए, तो ये कॉल है JSW स्टील पे। एक और दर्शक हमारे साथ कमल राठौर ने SMS भेजा है और वो बॉम्बे डाइंग में निवेश करना चाहते हैं। हालांकि लिए हुए हैं कुछ शेयर, 100 शेयर लिए हुए हैं 625 के भाव पर। क्या करें तुलसियान जी? एक तो नतीजे आए, नुकसान बढ़ गया है इनका, और साथ ही बिक्री भी कम हो गई, क्या किया जाए? देखिए, इनकी कंपनी का जो सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट आया वो है Q1 का रिजल्ट, जिसमें कंपनी ने नुकसान दिखाया। अगर मैं इसकी कंपनी की 2 रियल एस्टेट का जो 2 इनके प्रोजेक्ट हैं, एक दादर में और एक है लोअर परेल में, जहाँ पे दोनों करीबन 40 स्क्वायर फीट का काम चल रहा है, वहाँ पे अगर मैं दादर पे आऊँ तो इन्होंने ऑलरेडी एक बिल्डिंग को प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उसके बाद में भी अगर ये नुकसान आता है तो आगे जिन्हें बड़े रूप में जो और नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है उसमें काफ़ी दिक्कतें आएगी, क्योंकि सेंट्रल मुंबई में वैसे भी रियल एस्टेट का ऑफटेक काफ़ी कम है। एक तरह से
अपर एंड में जो है प्रॉपर्टियां आती है 20,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास जो है इसका सेलिंग प्राइस होता है, वहाँ पे ऑलरेडी ऑफ टेक कम है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप अपना एक्सपोजर और बढ़ाएं। और इवन अगर कल को रिजल्ट्स के बाद में तो स्वाभाविक है कि वीकनेस रहेगी, शेयर 300 रुपये के नीचे भी लुढ़कने का चांसेस है, लेकिन उसके बाद में जहाँ पे शेयर स्टॉप एक तरह से सेटल होता है वहाँ पे आप इस स्टॉक से निकलने की कोशिश करिए। और वैसे भी रियल एस्टेट पे कंसर्न जो है मेरा कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। चलिए, तो निकलने की सलाह फिलहाल यहाँ पर विनोद डागा हमारे साथ इंदौर से एक SMS भेज रहे हैं। ये चंबल फर्टिलाइजर के बारे में जानना चाहते हैं, इसमें क्या किया जाए इन लेवल्स पर? इन्होंने 75 पे लिए थे 3,000 शेयर। देखिए, ऐसा है कि कल जो है कमेटी ऑफ सेक्रेटरी जो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे और एक यूरिया जो है डी कंट्रोल की बात चल रही है। हमेशा जो मेरा जॉइनिल एक ये व्यू है कि यूरिया को डी कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। कल भी मुझे वहाँ से नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी उम्मीद आवे, पर चूंकि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी, हमने देखा था एक यूफोरिया बना था 3 दिन पहले, NFL, चंबल फर्टिलाइजर, नागार्जुना फर्टिलाइजर, ये सारे के सारे FSCT, ये सारे के सारे शेयर जो है भग गए थे। तो मुझे अब इसमें अपसाइड पोटेंशियल कम दिखाई देता है। हो सकता है कल अगर कोई कारण से मीटिंग जो है थोड़ी पोस्टपोन होती है तो हम शेयर को फिर से जो है 86 से 88 के आसपास लुढ़कने का एक देखेंगे, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। मेरी सलाह होगी कि नियर टर्म में आप प्रॉफिट बुक करिए और उसके बाद में जब शेयर करेक्ट हो तो लोअर प्राइस पे फिर से एंट्री करिए, नहीं तो आपके पास दूसरे फ्रंट एंड स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह इस लेवल पे होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुलसन जी। कोई डिस्क्लोजर्स? नहीं, मेरा कोई भी शेयरों पे, जो हमने 6 शेयरों पे चर्चा की उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। धन्यवाद आज हमसे बात